दोस्तों, अमित शाह ने बंगाल के चुनाव की कमान संभालते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। और जब जब जिस जिस राज्य में चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली है, ये हो नहीं सकता कि वहां विपक्ष का सफाया ना हो जाए। और इस बार यह तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और इसका दावा अमित शाह ने कर दिया है कि 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। अमित शाह ने इसकी शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से की और उसमें उन्होंने साफ साफ ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि चुनावी मुद्दा इस बार घुसपैठ रहेगा। यानी अमित शाह ने जो चुनाव का बिगुल है वो फूंक दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया कि घुसपैठ इस चुनाव का मुख्य बिंदु रहने वाला है। घुसपैठ के मुद्दे पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के जवाब दिए, सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि केवल एक बंगाल राज्य ऐसा है जहां हमारा बॉर्डर लगता है और फेंसिंग के लिए सरकार जगह नहीं दे रही है। उन्होंने गिनवाया कि भाई असम में घुसपैठ नहीं होती, त्रिपुरा में घुसपैठ नहीं हो रही है, आप देखिए गुजरात की तरफ से बॉर्डर लगता है वहां घुसपैठ नहीं हो रही, राजस्थान में घुसपैठ नहीं हो रही, इवन कश्मीर तक में भी घुसपैठ नहीं होती है। लेकिन क्या कारण है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और वो आते हैं बंगाल के रास्ते। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार ना तो उनको रोकने में सरकार की मदद कर रही है, न सेना की मदद कर रही है, बल्कि उनको बसाने में और यहां घुसपैठ कराने में सहायता कर रही है। यह अमित शाह ने सीधा सीधा प्रहार ममता बनर्जी पर किया है। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घुसपैठिए भारत में घुस रहे हैं और जिस तरह से बंगाल में जो सरकार है वो जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, बंगाल की जनता इस बार ये समझ रही है। एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई हमने देखा है कि जो टीएमसी का काडर है वो चुनाव के दिन गुंडागर्दी करता है, बूथ पर हल्लाई करता है, बूथ कैप्चरिंग करता है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें हल्की पड़ती दिखाई देती है। उस पर अमित शाह ने पत्रकार का जवाब दिया। उन्होंने कहा, देखो, हम कभी यहाँ 3 सीट पर थे, हम फिर 77 पर पहुंचे और ये जो तरक्की हमने की 3 से 77, भाई हमारा काडर लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, तभी तो यहां पहुंचे हैं। और उन्होंने गिनवाया कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता 30 से अधिक यहां मारे जा चुके, 300 से अधिक करीब ऐसे हैं जो इसी तरह चुनावी हिंसा में मारे गए। लेकिन हम डटकर मुकाबला करते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब 3 से 77 आ गया तो अब की बार निश्चित रूप से हम इस मामले में अब सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। ममता बनर्जी के इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचारों को गिनवाया, उन्होंने कहा कि लंबी सूची है, भ्रष्टाचार में कई मंत्री जेल में हैं, कुछ जमानत पर हैं
और उन्होंने ऐसे मौके पर यह भी याद दिलाया कि जो बंगाल है भाई, ये तो एक आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। यहां की इंडस्ट्री, सबसे पहली कार का कारखाना अगर लगा तो वो बंगाल में लगा। और यहां पर जिस तरह से विवेकानंद जी, बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो यहां के महापुरुष रहे हैं, उन्होंने इस तरह का बंगाल थोड़ी देखा था। उन्होंने बताया कि भाई 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, बंगाल में हमें मात्र 17% वोट मिले थे और 2 सीट मिली थी। 2016 में विधानसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत वो बढ़ा और 17% से 10% बढ़कर हमें, वो बोल रहे हैं कि 2016 में विधानसभा में हमें केवल 3 सीटें मिली। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 41%, कहां 17% था 2014 में, और 2019 में वो 41% हो गया। सीटें 18 मिली। भाई ठीक है, 17-18 सीटें मिल गई, लेकिन 2021 के विधानसभा जो चुनाव हुए अब के पहले वाला, उसमें वोट प्रतिशत 38 रहा और 77 सीटें मिली। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जो हमने जो ये जंप किया है 3 से 77 पर, निश्चित रूप से अब की बार आप सोचिए 3 से अगर 77 का एक 5 साल के ड्यूरेशन में जंप है तो ये कितना प्रतिशत वोट बढ़ा है। तो अब की बार ये 77 से 177 पार जाएगा, निश्चित रूप से ये इससे भी ऊपर होने वाला है। और ये वो बताने वाले थे कि भाई जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आप देखें, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सोच रहे थे और बंगाल की जनता ये अब सोच रही थी जब 15 साल पहले ममता बनर्जी की सरकार आई कि यहाँ वामपंथियों का टोलाबाजी कटमना चलता था, देश विरोधी एक्टिविटी चलती थी। चलो ममता बनर्जी आई है, अभी कुछ विकास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वामपंथी को भी लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो वो ही अच्छे थे इससे। तो 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। सबसे पहला मोटर कारखाना पश्चिम बंगाल में लगा, सबसे पहला पावर प्लांट 1887 में बंगाल में लगा, सबसे पहली कोयलेरी बंगाल में आई, सबसे पहला स्टील प्लांट बंगाल में लगा, देश की सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग बंगाल में बनी, देश की सबसे पहली जूट मिल बंगाल में बनी, देश की पहली मेट्रो ट्रेन बंगाल में आई, एक ही शहर में 2 पोर्ट एक ही जगह है बंगाल में है, और देश की सबसे पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी बंगाल में बनी, और विश्व प्रसिद्ध विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी, जिसने भारतीय शिक्षा के कंसेप्ट को जमीन पर उतारा, वो भी बंगाल में बनी। मगर ममता जी, आप गौरव मत करिएगा, इसमें से कुछ आपके समय में नहीं हुआ है। ये जो करने वाले थे, उनके पूरे
रिदम को, इनकी लय को, बंगाल की विकास की गति को तोड़ने का आप काम करें। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। मित्रों, बंगाल स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कवि गुरु टैगोर जैसे महापुरुषों की धरती है। यही धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, वाघा जतीन, रविंद्रनाथ सन्याय, रास बिहारी बोस, मास्टर सुरेश सेन, प्रफुल्ल चाकी, वीणा दास, कल्पना दत्त, ये सभी ने देश की आजादी के लिए आहलेख जगाया था। यहीं पर कई सारे फिल्मकार मिले, संगीतकार मिले, चित्रकार मिले। इस भूमि ने कई सारे दुनिया को प्रभावित करने वाले संत भी दिए। वो बंगाल आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि अगर एक घुसपैठ की बयार रोकी नहीं गई तो बंगाल का अस्तित्व भी खतरे में है। ऐसा स्पष्ट रूप से समाज जीवन को जानने वाले सभी लोग मानते हैं। पूरा देश ऐसी आशा करता था कि यहां से कम्युनिस्ट जाने के बाद हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति समाप्त हो जाएगी, मगर हुआ उल्टा। इन्होंने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहला दिया। मित्रों, अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। ममता बनर्जी से भी गया गुजरा, एक तरफा बस एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, मुस्लिमों का तुष्टीकरण। और इस तुष्टीकरण में वो घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी तो कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो भाई उससे तो ये दिख ही रहा है। और इसीलिए अमित शाह ने कहा कि भाई ये जो इस समय भय और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है, उन्होंने कहा कि इसमें केवल एक ही बात है कि यहां पर जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। और उन्होंने कहा देखो, ममता बनर्जी ने ऑफिशियली ये कहा था जब एक रेप केस हुआ था, और तो ममता बनर्जी बोलती है कि 7 बजे के बाद लड़कियां हॉस्टल से बाहर निकली क्यों? डॉक्टर के साथ रेप हुआ और ममता बनर्जी ये कहने के बजाय कि लड़कियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं या जो पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उल्टा बोल रही कि 7 बजे के बाद घर से निकला क्यों हॉस्टल से। तो अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बता रहा है कि मुख्यमंत्री गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। तो महिला सुरक्षा आज के समय में उन्होंने सीधा प्रहार किया अमित शाह ने। क्या कोई मुगल काल है कि शाम के 7 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलेंगी? नहीं है ना। तो आप इस तरह की बंदिशें कैसे लगा सकते हो? महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और अधिकृत रूप से कहा जाता है कि महिलाएं 7 बजे के बाद अपने हॉस्टल और घर से न निकले। हम कौन से जमाने में जी रहे? मुगल काल में जी रहे हैं क्या? ममता जी, ये आजाद भारत, यहां माताओं बहनों को पूरा दिन जब इनकी मर्जी हो, जब इनको काम हो, घर के बाहर निकलने की सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। आपको जो व्यवस्था करनी है वो आप करते नहीं, क्योंकि गुंडों के खिलाफ आप कुछ कर नहीं पाओगे। और इसलिए अमित शाह की ये जो हुंकार है, आपको बता दूं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने शुरुआत की
लेकिन ये हुंकार दूर तक जाएगी और ममता बनर्जी को अब लग गया है कि भाई सीधे सीधे अमित शाह ने चुनाव की कमान संभाल ली है और अब चुनाव में पूरी व्यवस्था अमित शाह के हिसाब से चलेगी। तो अमित शाह, जैसा मोदी जी कहते हैं ना, अपनी जो उनकी सरकारी योजनाओं की गारंटी, वो कहते हैं मोदी की गारंटी माने गारंटी की भी गारंटी। तो ऐसा अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, मेरे हिसाब से अमित शाह का मतलब है जीत की गारंटी की भी गारंटी। तो जो गारंटी जीत की कार्यकर्ता दे रहे हैं, हालात देखकर पत्रकार सर्वे करके बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन तय है। अमित शाह के मैदान में आने से जो पत्रकार ने सवाल उठाया, ये हम सबके मन में सवाल था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर भारी टीएमसी के गुंडे दिखाई देते हैं। उसका एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि पुलिस उनके साथ है, पुलिस प्रशासन उनके साथ है, तो प्रशासन और पुलिस की ताकत से वो गुंडे हावी होते हैं। पुलिस और प्रशासन की ताकत इस बार भी रहेगी, लेकिन अब जब अमित शाह मैदान में रहेंगे तो निश्चित समझ लीजिए इस बार केंद्रीय फोर्स को और ज्यादा तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा। उनको ताकतवर शक्ति कैसे दी जाएंगी कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सुरक्षा देखेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जहां वोट पड़ेगी उस बूथ के अंदर भी होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो अभी बोला गया है, पत्रकारों के द्वारा पूछा गया है, आप खुद सुनिए अमित शाह ने इस मामले में जो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्या कहा है। ये अभी आप कह रहे थे कि 3000 जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं घर छोड़कर भागना पड़ा उनको इलेक्शन के कारण, 300 की हत्या भी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर मतलब लोग जा ही नहीं पाएंगे बूथ पर? तो देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। अमित शाह की सीधी चेतावनी ममता बनर्जी को है और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, जनता से आह्वान किया उन्होंने कि भाई मैं जनता से आह्वान करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रखें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और उन्होंने बंगाल की जनता से बाकायदा एक्स पर भी डालकर उन्होंने पोस्ट किया है, बंगाल की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बंगाल में हमें पूर्ण बहुमत दीजिए, बंगाल और पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए भाजपा को जिताइए। और ये आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने भी ये बात बोली एक 5 जन के जो साक्षात्कार में। उन्होंने कहा कि बंगाल की जीत ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम सब जो बंगाल के निवासी हैं, वोटर हैं, उनको भी समझना होगा कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो वेस्ट बंगाल में ना हो, उसके लिए भाजपा सरकार आनी जरूरी है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।